हाँ, हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी का जो है वो एर्थ लेक्चर है। इसमें आज हम न्यूमेरिकल का डिस्कशन करेंगे। तो आप जो है वो न्यूमेरिकल लगाएं और पीडीएफ अगर चाहें तो निकाल लेना, नहीं तो इसी से आप इसको कर लें। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन में ये 4 आइडेंटिकल सेल हैं। ये बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 आइडेंटिकल सेल हैं 4, ठीक। सभी का ईएमएफ ई है, एक जैसी है, आइडेंटिकल है, इंटरनल रेजिस्टेंस सेम होगा और आर कनेक्टेड इन सीरीज। उसका ये ग्राफ दिया हुआ है, पोटेंशियल वर्सेस करंट। यहाँ 5.6 वोल्ट है, ये 2.8 है, यहाँ 2 एम्पियर करंट है, यहाँ 1 एम्पियर करंट है, ठीक है। तो इसमें जो है वो पहला है कि ईएमएफ निकालना है, एक सेल का कितना होगा। तो एक सेल का ईएमएफ हम ई ले रहे हैं। देखिए, ईएमएफ की डिफिनीशन होती है, जब सेल से करंट न ली जाए तो उस समय जो टर्मिनल पोटेंशियल होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है। तो जब सेल से हम करंट नहीं लेंगे, इसका मतलब करंट को जीरो कर दो, तब जो ये वाई एक्सिस पर जो 5.6 है ये ईएमएफ होगा, क्योंकि यहाँ पर करंट जीरो होगा वाई एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर करंट है। तो इस लाइन को, ये वेरिएबल ग्राफ है, करंट को जीरो करिए, ईएमएफ 5.6। लेकिन ये 4 सेल का होगा क्योंकि 4 सेल कनेक्टेड हैं सीरीज में। तो 4E = 5.6, तो एक सेल का 1.4 वोल्ट आ गया। फिर इसमें पूछा है कैलकुलेट द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। तो V = E - IR लगाइए। पोटेंशियल जो हम ले रहे हैं, हमने यहाँ पर ले लिया 2.8 पोटेंशियल है और 1 एम्पियर करंट है उस समय, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस 4 सेल का, इसलिए एक सेल का अगर इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है तो 4 सेल का 4R, क्योंकि एक सेल का निकालना है। तो V = E - IR लगाइए। I 1 एम्पियर रखा है, E 5.6 है, क्योंकि 4 सेल का है इसलिए यहाँ पर 4R किया है। अगर एक सेल का लगाना चाहें तो एक से लगा लें, ठीक। इससे इंटरनल रेजिस्टेंस आ गया आपका 0.7 ओम। फिर दिया है फॉर व्हाट करंट फ्रॉम द सेल मैक्सिमम पावर डेसिपेशन अगर। मैक्सिमम पावर जो डेसिपेशन होता है, आपने मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम पढ़ी है, इसमें उसमें इंटरनल रेजिस्टेंस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के इक्वल होना चाहिए। तो नेट करंट होगा नेट ईएमएफ अपान नेट रेजिस्टेंस। नेट ईएमएफ 4E होगा, एक का ई लिया है, और जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर है वो 4R के इक्वल होगा मैक्सिमम पावर के लिए, इसलिए कैपिटल आर की जगह 4R रख दें तो 8R हो गया। अब ये E/2R आ गया, इसमें E जो है वो एक सेल का ईएमएफ है और स्मॉल r इंटरनल रेजिस्टेंस एक सेल का है, जो कि आपने 0.7 ओम निकाला है और ईएमएफ निकाला 1.4। उसमें वैल्यू पुटअप कर दो तो करंट 1 एम्पियर आ जाएगी, ठीक, मैक्सिमम पावर के लिए। ये कि रेजिस्टेंस का सर्किट है, यहाँ R ये रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, इनका नेट रेजिस्टेंस हमें A और B के अक्रॉस निकालना है, ठीक। इसमें बहुत क्वेश्चन हम कराएंगे रेजिस्टेंस के। देखिए, ये जो वायर होता है इसको हमेशा ध्यान रखें, ये कनेक्शन वायर है। तो ये पॉइंट जो यहाँ पर है A, प्रैक्टिकली जो पॉइंट ये A है और ये भी A होगा, तो इस पॉइंट को यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए, बीच में कुछ लगा नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस इसके साथ पैरेलल में आ गया। हमने नीचे यहाँ A पॉइंट ले लिया है, ये दोनों R और R पैरेलल में आ गए, ये वाला R ये बना हुआ है, ठीक। इसी तरह से B पर ये पॉइंट यहाँ पर ज्वाइंट कर दीजिए, तो ये रेजिस्टेंस इसके पैरेलल में चला जाएगा और B पॉइंट यहाँ। अब ये RR जो है पैरेलल में है, R/2 हो जाएगा, ये R है, ये R/2, ये R/2 और R, ये आपका 3R/2 हो गए, ये 3R/2 हो गए, और A और B के साथ ये पैरेलल में हो गए दोनों, तो नेट रेजिस्टेंस 3R/4 हो गया है। नेक्स्ट देखें थर्ड क्वेश्चन। ए वायर ऑफ लेंथ L है एंड रेजिस्टेंस R है, कट इनटू N इक्वल पार्ट। जो वायर था लेंथ L का, उसका रेजिस्टेंस R था, उसको स्मॉल n इक्वल पार्ट में जो है वो ब्रेक कर दिया, ठीक। और फिर उनको साइड बाय साइड ज्वाइंट कर दिया। फाइंड द न्यू रेजिस्टेंस। साइड बाय साइड ज्वाइंट करने का मतलब है, जैसे ये इतना बड़ा वायर है, हमने 2 पार्ट में ब्रेक किया, फिर इसको साइड बाय साइड ऐसे रख दिया, तो एरिया उतना डबल हो गया, यहाँ एरिया n टाइम्स हो जाएगा। तो R = ρL/A होता है। जो लेंथ थी आपकी, जो वो L/N हो गई, क्यों उसको ब्रेक कर दिया n पार्ट में, ठीक। और एरिया की जगह NA लिख दें, क्योंकि साइड बाय साइड उनको रख दिया है। तो नया रेजिस्टेंस जो R1 होगा वो ρL/A में L की जगह L/N लिख दें और एरिया की जगह NA लिख दें, तो R/N² हो गया। N की अगर वैल्यू दी हो तो, या R की वैल्यू दी हो तो कैलकुलेट कर लेना, ठीक। फोर्थ क्वेश्चन। ए वायर इज स्ट्रेच्ड इनटू टू मेक इट्स लेंथ n टाइम्स। एक वायर को खींच के स्ट्रेच करके उसकी लेंथ को n टाइम्स कर दिया। व्हाट इज द न्यू रेजिस्टेंस। बहुत क्वेश्चन आते हैं 10th में भी, जो ICSE बोर्ड है उनमें किए होंगे उन लोगों ने। R = ρL/A होता है। इनिशियल रेजिस्टेंस R1 ले लो, लेंथ L1 है, एरिया क्रॉस सेक्शन A1 है,
रो इसकी रजिस्टिविटी है। जितने भी क्वेश्चन इस टाइप के होते हैं उसमें पहले वॉल्यूम इक्वल कीजिए। A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2। पेपर में बोर्ड में लिख देना, वॉल्यूम जो है वो इक्वल होगा, क्योंकि वायर की लेंथ को चेंज किया, वॉल्यूम उतना ही रहेगा। L2 जो नई लेंथ होगी वो n टाइम्स हो गई L1 की। इनिशियल लेंथ L1 है, ये n टाइम्स हो गई। ठीक, अब L2 अपान L1 यहाँ n हो गया। अब इससे यहाँ पर A1 अपान A2 निकाला, जो कि L2 अपान L1 को होगा इस लाइन से। L2 अपान L1 n है तो A1 अपान A2 भी आ गया। ठीक, अब रेजिस्टेंस R1 लिखा, ऐसे R2 लिख दें, रो L2 अपान A2, इन दोनों को डिवाइड कर दें तो L2 अपान L1 इंटू A1 अपान A2 आ गया। L2 अपान L1 की वैल्यू n है, A1 अपान A2 की भी n है, तो n स्क्वायर हो गया। ये रेजिस्टेंस n स्क्वायर टाइम्स होगा। कई तरह के क्वेश्चन हैं इसमें, एक दो हमने कराए हैं। यानी कि लेंथ को अगर आप इंक्रीज कर देंगे खींच के, तो जो नया रेजिस्टेंस होगा, जैसे 2 टाइम्स, तो 4 मल्टीप्लाई कर दें। मान लो इनिशियल रेजिस्टेंस 10 ओम है, आपने वायर को खींच के 2 टाइम्स लेंथ कर दी, तो 4 हो जाएगा। 4 में 10 मल्टीप्लाई करें, 40 ओम आंसर आ जाएगा। इसको लर्न कर लें तो बेटर रहेगा, लेकिन ध्यान रखना लेंथ को इंक्रीज किया है। लेंथ डिक्रीज भी कर सकते हैं, इंक्रीज भी कर सकते हैं। R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए में एरिया चेंज कर सकते हैं, रेडियस चेंज कर सकते हैं। एक हमने ये रेडियस का लिया है, ए वायर इज स्ट्रेच्ड सच दैट इट्स रेडियस डिक्रीजेज n टाइम्स। उसको खींच दिया तो रेडियस उसकी कम हो गई, तो अब रेडियस दी है। चलो नया रेजिस्टेंस निकालना है, पहले रेडियस R1 ले लो, अब रेडियस हो गई R1 बाई n। एरिया क्या होगा, पहले एरिया A1 था, एरिया जो है वो पाई R स्क्वायर होगा, क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, वायर है, तो इसका मतलब n का स्क्वायर हो जाएगा। नया एरिया A2 जो है वो A1 अपान n स्क्वायर हो जाएगा। A2 अपान n निकाल लिया, वो 1 अपान n स्क्वायर आया। अब सब में ये लगाएं, A1 L1 इज इक्वल टू A2 L2, इससे L2 अपान L1 निकाल लें, जो कि A1 अपान A2 आया, ये भी n स्क्वायर आया। अब रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखा करें, R1 इज इक्वल टू रो L1 अपान A1, R2 इज इक्वल टू रो L2 अपान A2, और इन दोनों को हमेशा डिवाइड कर दें। फिर इसमें L2 अपान L1, A1 अपान A2 की वैल्यू पुटअप कर दें तो n पावर 4 आ गया। ठीक है, ये भी हो सकता है वायर स्ट्रेच करने की बजाय कंप्रेस कर दें, तो उसकी रेडियस इंक्रीज हो जाएगी, ये डिक्रीज हो गई, वो इंक्रीज हो जाएगी, उसमें अपान में आंसर आता है। तो इस टाइप के जितने क्वेश्चन हैं, आप हमने बता दिया 4 तरह के होंगे, लेंथ इंक्रीज या डिक्रीज 2 टाइप, रेडियस इंक्रीज या डिक्रीज, और फिर एरिया इंक्रीज और डिक्रीज 3 टाइप है। 2 अलग अलग बन जाएंगे, इंक्रीज और डिक्रीज, 6 टाइप क्वेश्चन के बन गए। ठीक, एक ये हॉलो सिलेंडर है, इसमें अंदर का जो रेडियाई ए है और बाहर का रेडियाई बी है। अंदर से ये खाली है, इनर रेडियाई आउटर रेडियाई दे हैं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इसका रो लिखा है। रेड कलर से ये आउटर बना दिया, ये एक्सिस बना दिया। इसमें रेजिस्टेंस का फार्मूला लिखना है, करंट इधर फ्लो हो रही है लेंथ के अलोंग। हमेशा ध्यान रखना, करंट जिस तरफ फ्लो होती है, रेजिस्टेंस का जो R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए होता है, उसमें जो लेंथ होती है वो करंट के अलोंग होती है। तो R इज इक्वल टू रो एल, एल ये लेंथ हो गई, एल गिवन है सिलेंडर की लेंथ। फिर इसका एरिया क्रॉस सेक्शन, यानी जिधर लेंथ होती है उसके 90 डिग्री पर कट लगाएं, ये एरिया। अंदर ये चूंकि खाली है, हॉलो है, इसलिए बाहर के एरिया में से अंदर का एरिया माइनस कर दें। बाहर का क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई बी स्क्वायर होगा, अंदर का एरिया पाई ए स्क्वायर होगा, दोनों को माइनस कर दें, पाई बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो ये सिंपल है, ठीक है ना। इसमें रेजिस्टेंस जब भी निकालना हो किसी भी सिस्टम का, तो ध्यान रखना कि जिस डायरेक्शन में करंट होती है उस डायरेक्शन में लेंथ ली जाएगी। कहीं अगर वेरिएबल केस हो तो इंटीग्रेशन से निकलेगा, जो कि अभी हम आगे बताते हैं। और जो एरिया होता है वो उसका क्रॉस सेक्शन होता है, उसके 90 डिग्री पर लिया जाएगा। हाँ, अब जो हम रेजिस्टेंस निकालेंगे हॉलो सिलेंडर का, वो रेडियल डायरेक्शन में निकालेंगे। रेडियल डायरेक्शन का मतलब है कि जो इसका सिलेंडर है, ये हॉलो सिलेंडर है, इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है, ठीक है, शेल है एक तरह से। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी वो सेंटर से बाहर की तरफ को हो रही है। हमने करंट का डायरेक्शन ये दिखाया, सेंटर से इधर बाहर और सेंटर से इधर बाहर। ठीक, जिस तरफ करंट फ्लो होती है, R इज इक्वल टू रो एल ओवर ए में लेंथ उसके अलोंग होती है और एरिया उसके परपेंडिकुलर। ठीक, तो जो एरिया होगा यहाँ पर वेरिएबल होगा, इसलिए यहाँ पर x डिस्टेंस पर एक dx की पूरी स्ट्रिप बनाई, जो कि एक हॉलो सिलेंडर की स्ट्रिप बनेगी। इसकी जो थिकनेस है वो dx ले ली। ठीक, अब जरा ध्यान दें, लेंथ करंट के डायरेक्शन में, तो ये जो सिलेंडर आपने जरा सा चूज किया है, थिकनेस dx का, हॉलो सिलेंडर है टोटली, इसमें जो थिकनेस है वो dx, वो लेंथ का काम करेगी, इसलिए लेंथ की जगह dx रखें।
और एरिया क्रॉस सेक्शन होता है, करंट इस डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, एरिया ऐसे होगा सिलिंड्रिकल का, तो 2 पाई एक्स एल, एक्स इसकी रेडियस हो गई जो चूज किया है और एल इसकी हाइट यानी लेंथ है। समझ गए होंगे, ये फार्मूला में वैल्यू डालना। अब इसमें रो अपान 2 पाई एल को बाहर करें, ये डी एक्स अपान एक्स हो गया, लोअर लिमिट ए होगी, अपर लिमिट बी होगी, यानी इसमें मटेरियल ए टू बी भरा हुआ है। ठीक, तो 1 अपान एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स होगा, लोअर और अपर लिमिट लगाएं, लॉग बी माइनस लॉग ए, जो कि लॉग बी अपान ए के इक्वल हो जाएगा। ये रेजिस्टेंस बन गया रेडियल डायरेक्शन में। ठीक है, तो कैसे क्वेश्चन में रेजिस्टेंस किस डायरेक्शन में पूछा गया है इसका जरूर ध्यान रखें। ये रो अपान 2 पाई एल लॉग बी अपान है। इसी तरह हमने ये लिया है रेजिस्टेंस ऑफ स्फेरिकल सेल इन रेडियल डायरेक्शन। अब ये स्फेरिकल सेल है, इसका इनर रेडियाई ए है, आउटर रेडियाई बी है, और हमें सेंटर से बाहर की तरफ रेडियस के डायरेक्शन में, इसीलिए रेडियल लिखा है, रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करना है। जिस डायरेक्शन में हम रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन करते हैं उसी डायरेक्शन में करंट फ्लो होती है। ठीक, तो इसमें भी x डिस्टेंस पर एक dx की स्ट्रिप चूज कीजिए जो कि हॉलो सिलेंडर होगा, क्योंकि एरिया वेरिएबल है। लेंथ इसके अलोंग यानी dx होगी और एरिया 4 पाई एक्स स्क्वायर होगा। ठीक है, dx इसकी जो है वो थिकनेस हो गई, यही लेंथ का काम करेगी। अब इसमें रो अपान 4 पाई को इंटीग्रेशन साइन से बाहर करें, ये dx अपान एक्स स्क्वायर हो गया। 1 अपान एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपान एक्स होगा। लोअर लिमिट और अपर लिमिट ए और बी इसमें पुटअप करें तो आपका ये रेजिस्टेंस का फार्मूला बन गया, रो अपान 4 पाई 1 अपान ए माइनस 1 अपान बी। अगर b टेंस टू इन्फिनिटी होगा, यानी कि अंदर ये a तक तो ये हॉलो है और फिर मटेरियल इन्फिनिटी तक है, ऐसी कंडीशन में b को, ये 1 अपान बी को 0 कर दें तो बहुत शॉर्ट आंसर बन गया b अपान रो अपान 4 पाई a। इसी में जो रजिस्टिविटी दी गई है रो, हो सकता है कि कभी कहीं भी किसी क्वेश्चन में यहाँ पर भी कि रजिस्टिविटी वेरिएबल दे दी जाए, तो रजिस्टिविटी यहाँ वेरिएबल दी हुई है इसी केस में, तो रो नॉट बाई आर, आर का मतलब है रेडियल डायरेक्शन में रेडियस के अलोंग, तो यहाँ पर इसलिए एक्स न चूज करके आर डिस्टेंस पर डी आर थिकनेस की एक स्ट्रिप चूज की जो कि होलो सिलेंडर होगा। ठीक, अंदर से ये जो स्फेरिकल सेल है, अंदर इसका रेडियस इनर ए है, आउटर बी है, अंदर से ये खाली है, मटेरियल ए टू बी फिलअप है। ठीक, अब जरा वैल्यू चेक करें, रो की जगह रो नॉट बाई आर डालें, थिकनेस इसकी डी आर होगी, एरिया इसका अंदर अंदर 4 पाई आर स्क्वायर होगा, स्फेरिकल एरिया ऐसे। ठीक, तो अब यहाँ पर कांस्टेंट टर्म रो नॉट अपान 4 पाई को बाहर करें इंटीग्रेशन के, ये डी आर अपान आर क्यूब हो गया मल्टीप्लाई होके, आर क्यूब को हमने न्यूमरेटर में आर पावर -3 डी आर लिखा है, यहाँ पर वही n+1 का फार्मूला लगा दें तो -3 + 1 यानी -2 डिवाइड हो जाएगा -2 का। इसमें जो है लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू पुटअप करें, लोअर लिमिट यहाँ पर a है, अपर लिमिट यहाँ पर b है, तो आपका जो रेजिस्टेंस है इस डायरेक्शन में रो नॉट अपान 8 पाई 1 अपान ए स्क्वायर माइनस 1 अपान बी स्क्वायर आ जाएगा। तो वेरिएबल केस में हमेशा ध्यान रखना कि जो रेजिस्टिविटी दी गई है वो वेरिएबल दी है या कांस्टेंट दी गई है, उसी हिसाब से क्वेश्चन को जिस डायरेक्शन में, ध्यान रखें रेजिस्टेंस का कैलकुलेशन होता है करंट उस डायरेक्शन में और एरिया उसके परपेंडिकुलर, क्रॉस सेक्शनल एरिया। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर देखिए, ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है इसके ये डिफरेंट फॉर्म है और ये बोर्ड और कॉम्पिटिटिव दोनों के लिए इम्पोर्टेंट है। देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज में इस तरह के ये 5 रेजिस्टेंस होते हैं, एक ये रेजिस्टेंस P है, ये Q है, ये R है, ये S है। हमें इसमें A और B के अक्रॉस जो है रेजिस्टेंस निकालना होता है। डेरिवेशन आपने यहाँ देखा होगा आगे है, जिसमें अगर P/Q = R/S हो तो ये ब्रिज बैलेंस कहा जाता है। ऐसी कंडीशन में C और D जो है वो सेम पोटेंशियल पर होते हैं, इसलिए इसमें कोई करंट पास नहीं होती है, इसलिए हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं। कनेक्शन रिमूवल मेथड है एक तरह का। तो यहाँ पर इसको जब हटा देंगे तो ये सर्किट बनेगा। अब P और Q सीरीज में हो जाते हैं, R/S सीरीज में हो जाते हैं और आपस में पैरेलल, तो हम AB के क्रॉस रेजिस्टेंस को कैलकुलेशन कर लेते हैं। ठीक, अब इनकी अदर फॉर्म को आप ध्यान से देखें, ये फार्म सभी जो है, ये 3 फार्म ये इसी की फार्म है, इसको इसमें कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे, देखिए जैसे ये हमने यहाँ पर इसके सिंबल बना दिए हैं, जैसे P के लिए सर्किल बना दिया है, R को हमने टिक लगा दिया है, इसमें क्रॉस लगा दिया है, Q में हमने डबल टिक लगा दिया है, S में हमने डबल सर्किल लगा दिया है। ठीक, तो यहाँ पर आप ध्यान से देखें, A से यहाँ 2 ब्रांच हैं, ये देखिए A से यहाँ 2 ब्रांच हैं,
एक में P लगा हुआ है जिसमें सर्किल बना है, एक में R लगा है जिसमें टिक है। तो ये हम P और Q का काम करेंगे, इस सर्किट को इसमें हम कन्वर्ट करेंगे। ये रेजिस्टेंस C और D के अक्रॉस डायरेक्ट लगा हुआ है, इसलिए यहाँ पर ये लगा दें और इसके बाद B से चेक करें। C और B में ये Q लगा है जिसमें डबल टिक है, देख ले ध्यान से, ये B है इधर को, ये C है, इसमें डबल टिक लगा हुआ है, ये Q का काम करेगा और ये वाला रेजिस्टेंस S का काम करेगा, इसमें डबल सर्किल बना हुआ है। तो इस टाइप का कोई न्यूमेरिकल आए तो पहले इसको इसमें कन्वर्ट करें इन तीनों में और तब इससे इसको सॉल्व करें, क्योंकि इसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कौन सा रेजिस्टेंस हमें हटाना है, कट वाला ही हटाना है। ठीक इसी तरह से ये है, इसमें जो है आपका ये 1 2 3 4 5 रेजिस्टेंस हैं और AB के क्रॉस हमें नेट रेजिस्टेंस निकालना था, तो इसमें भी यहाँ ध्यान से देखें, यहाँ पर C और D लिख लिया। अब ये रेजिस्टेंस P है, ये A और C के बीच में लगा हुआ है, कंपेयर करें, ये P है, इसमें हमने सर्किल बनाया है, A और C के बीच में लगा है, ये A और D के बीच में लगा, इसमें R लिख दिया और ये दोनों में इसमें कट लगा दें और C और B के बीच में ये डबल टिक वाला लगा है और ये डबल सर्किल वाला जो है B और D के बीच में लगा। इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट करें, इसको हटाएं और फिर इसमें रेजिस्टेंस निकाल लें। ठीक इसी तरह से एक ये सर्किट है, इसमें भी PQRS है, यहाँ देखें A से 2 ब्रांच गई हैं P और R, देखिए ये P है, ये R है, ये सर्किल वाला है, ये टिक वाला हो गया। अब A से C के बीच में ये लगा है, ये वाला A से C हो गया, ये A और D के बीच में लगा है, या C और D के बीच में ये रेजिस्टेंस पड़ेगा, इसको हटाना होगा। ठीक है, ठीक इसी तरह से B से यहाँ चेक कर लें, B से इधर को आप जब लगाएंगे तो B और C के बीच में ये रेजिस्टेंस Q है यहाँ पर और B और D के बीच में ये रेजिस्टेंस S है। ठीक, तो पहले इस सर्किट को इसमें कन्वर्ट करें और उसके बाद इसको हटाकर और फिर नेट रेजिस्टेंस निकाल लें। इसी में कभी कभी बोर्ड में और उसमें क्वेश्चन आते हैं कि एक रेजिस्टेंस इसमें 6 लगे होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6, इसमें एक रेजिस्टेंस जो होता है वो एक्स्ट्रा लगा होता है, ये A और B के बीच में डायरेक्ट होता है, तो A और B के बीच में ये हम बाहर से लगा देते हैं, जो भी इसकी वैल्यू हो। ठीक है ना, लेकिन ब्रिज बैलेंस होना चाहिए, यानी कि P/Q = R/S, ये इसकी वैल्यू कुछ भी हो। तो अब A और C के बीच में यहाँ ध्यान से देखें, ये P लगा है तो A और C के बीच में ये P लगा दिया। इसी तरह से C और D के बीच में चेक करें, C और D में ये लगा दिया। A और B के बीच में ये रेजिस्टेंस R लगा हुआ है, ठीक है ना, और ये वाला है A और D के बीच में, A और D के बीच में, A और B वाला ये बाहर से है। ठीक है, तो ये आपके 5 रेजिस्टेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में कन्वर्ट हो गए और ये वाला रेजिस्टेंस बाहर से है, तो इसको बाहर से लगा दें। बहुत इंपॉर्टेंट सर्किट है, आप इसको ध्यान दें। इसमें भी ठीक इसी तरह से ये रेजिस्टेंस को चेक करें, ये A और B से एक्स्ट्रा लगा हुआ है बाहर से, और A से यहाँ 2 ब्रांच गई हैं, एक ब्रांच ये गई है, एक ये गई है। A से रेजिस्टेंस एक गया C पर, एक गया D पर, P और R। तो A से ये देखिए यहाँ ध्यान से, ये C पर गया, एक इधर से ये D पर गया, ये कनेक्शन वायर एक ही नाम होते हैं इनके। ठीक, अब यहाँ पर B से चेक कर लें, B हमारा ये पॉइंट है, B से एक देखिए ये D पर ये लगा है और B से C पर ये Q लगा है, तो B से C पर Q लगा है, B से D पर S लगा हुआ है, और ये डायरेक्ट है, ये बाहर से आ जाएगा। ठीक है ना, तो इनको आप, ये 2 रेजिस्टेंस में 6 हैं, इनको आप व्हीटस्टोन ब्रिज बनाकर और एक बाहर से रेजिस्टेंस लगा दें। इसकी वैल्यू पर यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितनी भी वैल्यू हो, इसको आप हटा दें, ये दोनों सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर सभी तीनों आपस में पैरेलल, तो नेट रेजिस्टेंस AB के क्रॉस निकल आएगा। ठीक, अब बाकी यहाँ पर बैटरी लगा के करंट वगैरह का भी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। ये एक कोन है और इसमें रेजिस्टेंस निकालना है, ये फ्रस्टम है, कोन का कट है ऊपर से, इसका रेजिस्टेंस हमें लेंथ के अलोंग निकालना है। तो हमने बताया था कि जिसके अलोंग हम रेजिस्टेंस निकालते हैं, समझ लो उसके अलोंग करंट फ्लो हो रही है, तो करंट ये ऐसे फ्लो हो रही है, लेंथ इसकी कैपिटल L ली है। ठीक, यहाँ पर फ्रस्टम का ऊपर रेडियस स्मॉल a है, इसका रेडियस नीचे जो है वो b है स्मॉल में। तो हम यहाँ पर ये वेरिएबल केस है, क्योंकि जब ऊपर से नीचे आएंगे तो क्रॉस सेक्शनल एरिया वेरी करेगा, इसलिए हम x डिस्टेंस पर पहले dx थिकनेस की एक डिस्क एज्यूम की है। ओके, तो डिस्क का जो आपका रेडियस होगा वो पहले निकालें, क्योंकि एरिया की जरूरत पड़ेगी। तो डिस्क का रेडियस यहाँ से यहाँ तक की लेंथ होगी, ये OA + AB होगा। ये यहाँ से यहाँ तक A है, यहाँ से ये परपेंडिकुलर डाला है, इसलिए O से A तक की लेंथ स्मॉल a के इक्वल होगी। यहाँ पर ये एंगल को परपेंडिकुलर डालकर थीटा एज्यूम कर लीजिए, इसमें tan थीटा होगा AB/x, तो AB हो गया x tan थीटा, AB की जगह x tan थीटा पुटअप करें, ये रेडियस के इक्वल होगा। और एक
यहाँ पर ध्यान से देखें, जब पूरा यहाँ परपेंडिकुलर डाला तो ये लेंथ b माइनस ए हो गई है, तो ये टोटल b है ना, ये a है, तो ये b माइनस ए हो गई है, ये हाइट l है, तो टेन थीटा b माइनस ए ओवर एल भी होगा। ये टेन थीटा की वैल्यू को यहाँ पर पुटअप कर दें तो ये रेडियस निकल आई। अब इसमें केवल वेरिएबल जो है वो x रह गया है। अब इस स्ट्रिप का जो आपने डिस्क एज्यूम की है, इसका रेडियस निकालें, जो कि dr होगा रो dx अपान पाई आर स्क्वायर। देखिए रो एल अपान ए होता है, लेंथ dx का काम करेगी और एरिया पाई आर स्क्वायर। आर की यहाँ पर वैल्यू पुटअप करें, दोनों साइड इंटीग्रेशन करें, dr का इंटीग्रेशन r हो गया, रो अपान पाई कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन साइन से बाहर करें, इसे डिनोमिनेटर से ऊपर हम न्यूमिनेटर में ले गए, इसमें पावर के -2 लगाए, वेरिएबल पर केवल कंसंट्रेशन बनाए, वो x है वेरिएबल, बाकी सब कांस्टेंट है a और b। ठीक, तो ये पावर का फार्मूला आपको मालूम है, -n+1 अपान n+1 होता है, यानी यहाँ -2 है तो -2 + 1 अपान -2 + 1 हो गया। बाकी x के साथ क्या लिखा है, b माइनस ए ओवर एल, इसको डिवाइड कर देंगे तो रिवर्स हो गया, ये l अपान b माइनस ए आ जाएगा, न्यूमरेटर में कर दिया, ठीक है ना। अब यहाँ पर आप अपर लिमिट और लोअर लिमिट को पुटअप कर दें, जो कि 0 से l इंटीग्रेट किया गया है, यहाँ पर जो है वो ब्रैकेट में लगाकर इसको अपर लिमिट यानी कि लोअर लिमिट 0 और यहाँ पर अपर लिमिट जो है वो एल होगी, उसकी वैल्यू पुटअप करें तो ये रेजिस्टेंस रो एल अपान पाई ए बी आएगा। बेटर रहे अगर आपको लर्न रहे तो। यहाँ पर फ्रस्टम की लेंथ एल है, स्मॉल ए ऊपर का रेडियस है, बी इसका है। अगर हम मान लीजिए इस फ्रस्टम की जगह ये अगर एक हम सिलेंडर ले लें और उसकी नेचुरल है रेडियस यूनिफॉर्म होगी, यहाँ भी आर होगी, यहाँ भी आर होगी, तो इसका अगर हम रेजिस्टेंस निकालते हैं लेंथ के अलॉन्ग, सेम लेंथ एल है, तो ये आर इज इक्वल टू रो एल अपान पाई आर स्क्वायर होगी। नेचुरल है रो एल अपान ए होता है, जैसे वायर का आप लेते हैं। हमने यहाँ पर क्वेश्चन एराइज किया है कि इसका रेडियस निकालें जबकि इसका रेजिस्टेंस फ्रस्टम के रेजिस्टेंस के इक्वल हो। तो फ्रस्टम का रेजिस्टेंस आपने ये निकाला है रो एल अपान पाई ए बी, इन दोनों को इक्वल कर दें तो रो एल कैंसिल हो गया, पाई कैंसिल हो गया, रेडियस आर इज इक्वल टू रूट ए बी आ गया। इसका मतलब है कि फ्रस्टम की जगह अगर सिलेंडर होगा तो उसका रेडियस अगर इसके रूट ए बी के इक्वल होगा तो इसका रेजिस्टेंस जो है वो सेम आएगा। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, दोनों क्वेश्चन को ठीक से तैयार करना। हाँ देखिए, इसमें आप क्वेश्चन नोट करें, ये जो इलेक्ट्रिकल का सर्किट होता है जिसमें 3 रेजिस्टेंस ऐसे ट्रायंगल की तरह लगे होते हैं, इसको हम डेल्टा कनेक्शन कहते हैं। और ये जो कनेक्शन बनाया गया है ये स्टार की तरह है, इसको हम स्टार कनेक्शन कहते हैं। हम यहाँ पर जो बना रहे हैं ये डेल्टा है और ये स्टार है। हम यहाँ जो बना रहे हैं वो डेल्टा को स्टार में कन्वर्जन कर रहे हैं इसका, इसमें तो हमने यहाँ पर ये डेल्टा बनाया, इनके रेजिस्टेंस हमने R1, R2, R3 लिए हैं और जो स्टार लिया है इनके जब कन्वर्ट करके रेजिस्टेंस आएंगे उसमें इसको R1 डैश लिया है, इसे R2 डैश और इसे R3 डैश कर लिया है। जब हम डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हम डेल्टा को हटा देते हैं। अब कैसे R1 डैश का फार्मूला चेक करें, R1 डैश जो होगा उसके एडजेसेंट में जो रेजिस्टेंस लगे हैं, R1 डैश के बगल में कौन से लगे हैं, R1 और R2, इनको न्यूमरेटर में लिखें, अपान करें और तीनों का सम R1 + R2 + R3 इसको डिवाइड कर दें तो R1 डैश निकल आएगा। ठीक इसी तरह से R2 डैश अगर निकालना है तो देखिए इस रेजिस्टेंस के एडजेसेंट में R1 और R3 लगे हैं, इनको न्यूमरेटर में लिखें, डिवाइड करें, तीनों रेजिस्टेंस का सम नीचे डिवाइड कर दें। ठीक इसी तरह से अगर हम R3 डैश निकालेंगे तो यहाँ पर R3 डैश के एडजेसेंट में कौन से हैं, R2 और R3 हैं, तो R2 R3 मल्टीप्लाई करें और नीचे तीनों का सम डिवाइड कर लें, ये ठीक। तो ऐसा करने के बाद हम डेल्टा को हटा देते हैं। अब एग्जाम्पल देखें, ये हमने ब्लैक कलर से जो बनाया है ये हमारा सर्किट है, इसको हमें सॉल्व करना है। ये 10 ओम है, ये 5 ओम है, ये 5 ओम है, ये 10 है, ये 5 है। ये ए बी के क्रॉस हमें यहाँ पर नेट रेजिस्टेंस निकालना है। ये स्ट्रिक्टली व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है क्योंकि P/Q = R/S नहीं है। P यहाँ 10 है, डिवाइड करेंगे तो रेशियो 2 आएगा और अगर इसको डिवाइड करेंगे तो 1/2 आएगा। ऐसी कंडीशन में या तो किरचॉफ लॉ से सॉल्व होता है, आगे मेथड है, और या फिर ये डायरेक्ट मेथड होता है, इसमें ये डेल्टा बन रहा है। 2 डेल्टा एक साथ कभी नहीं करना सॉल्व, ये डेल्टा बन रहा है, ठीक। ऐसा नहीं कि इसको भी कर लें इसको भी कर लें, एक डेल्टा हटाएंगे तो ये डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करेंगे। इसके लिए हमने यहाँ R1 डैश लगाया, R2 डैश निकाया, R3 डैश निकाया।
यहाँ R1 टेस्ट जब निकालना है तो देखिए इसके एडजेसेंट में जो रेजिस्टेंस है 10 ओम है और 5 ओम है, ये 10 और 5 मल्टीप्लाई करें और इन तीनों रेजिस्टेंस को डिवाइड कर दें, 10 प्लस 5 तो ये 5/2 आएगा। यहाँ देखिए ये 5/2 लगा दिया हमने R1 डेज की जगह। अब R2 डेज निकालेंगे। R2 डेज में भी इसके एडजेसेंट में 10 और 5 है, तीनों का सम 20 है, इनको डिवाइड करें तो ये भी 5/2 आया। अब जब R3 डेज निकालेंगे तो इनके जो एडजेसेंट रेजिस्टेंस लगे हुए हैं इस ब्रांच के साइड में वो 5 और 5 हैं और डिवाइडेड बाई 20 तो ये 5/4 आएगा। अब ये रेड कलर से ये रिजल्टेंट हमने तीनों रेजिस्टेंस रेड कलर से ये निकाल लिए हैं। ये डेल्टा स्टार में कन्वर्ट हो गया है, ये स्टार यहाँ पर बनाएं और इस डेल्टा को हटा दें, रिमूव कर दें। यहाँ पर ए नोट करें, ये रेजिस्टेंस 5/2 है, ये 5/2 है, ये 5/4 है और ये दो रेजिस्टेंस ये बने हुए हैं 5 ओम और 10 ओम। अब ये सर्किट बहुत इजी हो गया है। ये 5/2 और 5 दोनों सीरीज में है, 10 और 5/4 सीरीज में है, आपस में पैरेलल कनेक्ट करें और फिर इसके साथ सीरीज में ऐड कर दें तो ये 7 ओम नेट रेजिस्टेंस आएगा। अदरवाइज जब किरचॉफ लॉ से भी लगा सकते हैं। ठीक, एक क्वेश्चन और चेक करें। दो इलेक्ट्रिक हीटर हैं, इलेक्ट्रिक हीटर की बजाय यहाँ पर बल्ब भी हो सकता है या कोई भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस हो सकता है। ठीक, उनकी पावर P1 और P2 है, इनको हमने कनेक्ट कर दिया पैरेलल में और फिर सीरीज में, तो हमें नेट पावर कंजम्पशन निकालना है। इसका मतलब है कि जैसे दो बल्ब आप लाते हैं 60 वाट का, एक 100 वाट का, ठीक, घरों में पैरेलल कनेक्शन होता है। एक बल्ब जब लगाते हैं तो पावर कंजम्पशन जो है वो 100 वाट का होता है, जब दूसरा बल्ब लगाते हैं तो 60 का। आप जब दोनों लगा दिए तो कितना होगा? तो घरों में तो पैरेलल कनेक्शन होता है, इसलिए आपको वैसे भी मालूम होना चाहिए कि अगर दोनों बल्ब लगा देंगे तो नेट कंजम्पशन दोनों का ऐड हो जाएगा। डेरिवेशन ऐसे करते हैं। पैरेलल जो बल्ब है उनकी पावर का फार्मूला V²/R1 होगा। P1 P2 है, दूसरे की पावर, रेजिस्टेंस उसका R1 मान लिया, दूसरे का R2 मान लिया, ये V²/R2 होगा। वोल्टेज कांस्टेंट होता है, इसलिए हमने आपको बता रखा है कि बल्ब में डिजाइनिंग जो है वो कांस्टेंट वोल्टेज पर की जाती है। अब पैरेलल में जब कर देंगे तो मान लीजिए नेट पावर को हमने P नेट लिख दिया है, तो V² नेट रेजिस्टेंस होगा, ये 1/R नेट है, इसकी जगह हम 1/R1 प्लस 1/R2 लिख सकते हैं, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन है। V² का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए, इनको सेपरेट कर लिया तो V²/R1 यहाँ से P1 पुटअप कर दीजिए, V²/R2 यहाँ से P2 पुटअप कर दीजिए, तो P नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2 आ गया। ठीक, अगर मोर देन 2 है तो इसी में आगे ऐड कर देना। ठीक, ये सीरीज में देखें, सीरीज में जो है वो हमने PS लिख दिया सीरीज से, इसमें भी फार्मूला वही लगाए V²/R नेट। सीरीज कनेक्शन में जो R नेट होगा वो R1 प्लस R2 के इक्वल होगा। R1 की वैल्यू यहाँ से निकालें V²/P1, R2 की वैल्यू यहाँ से निकालें V²/P2, दोनों को पुटअप कर दें, V² को कैंसिल कर दें, इसको रिवर्स कर दें तो 1/PS इज इक्वल टू 1/P1 प्लस 1/P2 आएगा। अगर और होता तो प्लस ऐसे ही 1/P3 आ जाएगा। तो सीरीज कनेक्शन में पावर इससे लगाएंगे, जब हम अगर 60 वाट और 100 वाट का बल्ब लाते हैं और दोनों को सीरीज में लगा दें तो नेट पावर कंजम्पशन इससे निकलेगा, जो कि आपको मालूम है कि दोनों की पावर से कम आएगा। और ये दोनों फार्मूले आपको लर्न रखने हैं, बोर्ड के लिए इनका डेरिवेशन तैयार करना है, ठीक है ना, और कॉम्पिटिटिव के लिए डायरेक्ट फार्मूले लर्न कर लें। ठीक, और ये जो केस है ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप डेल्टा टू स्टार लर्न कर लें। इसमें स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन भी होता है, लेकिन इसमें हमें यहाँ पर इसकी ज़रूरत नहीं है। हाँ, देखिए हम लोगों ने जो इस टाइप के क्वेश्चन लगाए हैं जिसमें किसी हम वायर की लेंथ को इंक्रीज कर देते हैं, जो कि आपने इस वीडियो में पहले लगा चुके हैं, तो लेंथ को जब इंक्रीज करते हैं तो उसमें कितना चेंज होगा रेजिस्टेंस में। तो आपने देखा होगा कि लेंथ अगर n टाइम्स हो तो रेजिस्टेंस n² टाइम्स इंक्रीज हो जाता है। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन में लेंथ, एरिया, रेडियस अगर कम परसेंटेज वेरिएशन हो, कम का मतलब होता है कि जैसे 1, 2, 3 हो या पॉइंट में हो, ठीक, तो उसके लिए हम हमेशा डिफरेंशिएशन करते हैं। ऐसा हमने 11th में भी किया है कि फॉर स्मॉल वेरिएशन इन लेंथ R इज इक्वल टू ρL/A है। अगर लेंथ चेंज हो रही है, वेरिएशन हो रहा है, तो एरिया को हटा दें वहां से। अगर एरिया में वेरिएशन हो रहा है तो लेंथ को रिप्लेस कर दें। ठीक, तो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम है भी, वॉल्यूम होता है आपका क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ। तो एरिया की जगह हमने वॉल्यूम और लेंथ ये न्यूमरेटर में चला गया तो L² हो गया। अब इसको आप क्या करें, डिफरेंशिएट कर दिया करें। R की जगह dr हो गया, ρ/V अलग करें, L² का 2L dl,
और ये नंबर इक्वेशन 2 को 1 से डिवाइड कर दें तो dr/r इज इक्वल टू 2 टाइम्स dl/l हो जाएगा। पूरे फिजिक्स में इसका ध्यान रखें कि कहीं भी यूज हो तो इस तरह से आप निकाल लें। अब देखिए 100 मल्टीप्लाई कर दो, अगर लेंथ में परसेंटेज वेरिएशन 1 है तो रेजिस्टेंस में 2, अगर लेंथ में 2% है तो रेजिस्टेंस में 4%। 10% तक ज़्यादा फर्क नहीं आएगा। अगर 10% आप यहाँ रखते हैं वेरिएशन तो ये 20 होगा, एग्जैक्ट रिजल्ट 21 पॉइंट समथिंग होता है। तो समझ गए होंगे ऑब्जेक्टिव में अगर नियरली आंसर दिए हैं तो एग्जैक्ट निकाल लें, ठीक है, नहीं दिए हैं तो डायरेक्ट टिक लगा दें। ठीक, यहाँ पर देखिए एक वायर में एक करंट जा रही है, 3 पार्ट में डिवाइड हो गई, इसका रेजिस्टेंस R है, 2R है, 3R है, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है, इसमें I3 है। ऐसे तुम्हें रेजिस्टेंस में कैलकुलेशन के लिए सर्किट में बहुत जगह कैलकुलेशन की इसकी जरूरत पड़ेगी। इसके लिए 2 मेथड हैं। एक मेथड तो ये है कि आप इन तीनों का नेट रेजिस्टेंस निकालें फॉर कैलकुलेशन I1, I2, I3। फर्स्ट मेथड ये है 1/R, P से मतलब मेरा पैरेलल है, 1/R, 1/2R, 1/3R। तो नेट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में निकालने ये 6R/11 आ गया, ठीक है ना, 6R/11। अब यहाँ पर जो है नेचुरल है कि तीनों में वोल्टेज इक्वल होगा, तो वोल्टेज निकालने ए बी के क्रॉस हमने ये पॉइंट ए लिया है, ये पॉइंट बी लिया है, बी इज इक्वल टू आई आर होता है। रेजिस्टेंस नेट है 6R/11, इसमें करंट मल्टीप्लाई कर दें नेट, तो नेट करंट में नेट रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दिया तो तीनों के क्रॉस नेट वोल्टेज आ गया जो कि वोल्टेज इक्वल होगा। अब करंट अगर I1 का कैलकुलेशन करना है तो वोल्टेज ले ले वी ए बी, तीनों में इक्वल है, डिवाइडेड बाई इसका रेजिस्टेंस R, तो ये कट हो गया 6I/11 आ गया। अगर आपको मान लीजिए कि I2 निकालना है तो इसमें रेजिस्टेंस 2R डिवाइड कर दें तो ये आपका 3I/11 आ गया है, और I3 2I/11 है, तीनों का सम करके देख लें करंट I हो जाएगी। एक और मेथड होता है इसका लगाने का कि जो I1, I2, I3 है ये आपके, क्योंकि करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, I होता V/R, तीनों का V सेम है तो करंट इनवर्स रेशियो में डिवाइड होगी, यानी I1, I2, I3 का जो रेशियो है वो 1/R, 1/2R, 1/3R है। ये बहुत जल्दी दे देता आंसर है। इसमें 6R का मल्टीप्लाई कर दें तो 6:3:2 आ जाएगा। अब जैसे अर्थमेटिक में कैलकुलेशन करते हैं कि I1 निकालना है तो नेट करंट I ले ली और इसका जो शेयर है या रेशियो है वो 6 है, इन तीनों का सम कर दें 11 आएगा, तो ये 6I/11 आ गया ये। ठीक, इसी तरह से अगर I2 निकालना है तो इसका रेशियो 3 है तो ये 3I/11 हो जाएगा, और I3 2I/11 हो गया। इस अर्थमेटिक कैलकुलेशन से भी आप निकाल सकते हैं। यही कैलकुलेशन अगर 2 रेजिस्टेंस के लिए है तो ये फार्मूला थोड़ा शार्ट हो जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान रखें। ये करंट I है, इसमें I1 है, इसमें I2 है, रेजिस्टेंस R1 है और इसमें R2 है। अगर I1 का कैलकुलेशन करना है ये इसी मेथड से आ जाता है, वोल्टेज निकालकर नेट करंट I ले लें, दोनों रेजिस्टेंस का सम करें R1 प्लस R2, और तुम्हें इस वाले में निकालना है तो इस रेजिस्टेंस को छोड़ दें, दूसरा वाला या R2 इसमें मल्टीप्लाई कर दें, आंसर आ जाएगा। इसी तरह से I2 अगर निकालना है तो नेट करंट I लें, दोनों रेजिस्टेंस का सम करें। अब हमें इस ब्रांच में निकालना है तो दूसरी ब्रांच का रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई कर दें। केवल 2 के लिए फार्मूला लगेगा, जैसे ये 6I करंट आ रही है, ये रेजिस्टेंस 2R है, ये रेजिस्टेंस 3R है, इसमें करंट I1 है, इसमें I2 है। अगर I1 निकालना है तो 6I करंट में से इन दोनों रेजिस्टेंस का प्लस करें तो 5R आया, और हमें करंट इसमें निकालनी है तो दूसरा वाला 3R इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो ये करंट I1 18/5I आ गई। ठीक इसी तरह से करंट I2 12/5I आ जाएगी। चेक कर लें आप, ये इजी मेथड है और थोड़ा बोर्ड में आप लगा सकते हैं कैलकुलेशन, इससे थोड़ा इजी हो जाता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। सीरीज कनेक्शन में और आसान होता है। सीरीज कनेक्शन में ये 3 रेजिस्टेंस लगे हैं, R2R और 3R। ये एक बैटरी लगी हुई है, यहाँ वोल्टेज V1 है, V2 है, ये V3 है, इसमें यहाँ से पॉजिटिव से करंट जा रही है। नेचुरल है कि सीरीज में करंट सेम होगी, तो करंट आप पहले निकाल लें तो नेट वोल्टेज V है, तीनों रेजिस्टेंस का सम कर दें तो ये 6R आ गया। सर्किट में नेट करंट वोल्टेज अपान 6R हो गया, V/6R। अब आपको अगर इसके अक्रॉस वोल्टेज निकालना है V1 तो V1 होता है IR, करंट आपकी यही वाली रहेगी V/6R, उसमें R मल्टीप्लाई करें तो V/6 हो गया। अगर V2 निकालना है तो इसमें रेजिस्टेंस की जगह 2R मल्टीप्लाई कर दें तो V/3 आ गया। तीसरे का ये निकालना है V3, ये वोल्टेज ड्रॉप है इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस तो ये V/2 आ जाएगा। तीनों को सम करके देख लें, नेट वोल्टेज V होगा। यही वोल्टेज जो सप्लाई लाइन का वोल्टेज होता है, ये जो कनेक्शन वायर होते हैं
इनकी जगह हम ड्रॉप नहीं लेते हैं। होता तो धीरे धीरे थोड़े थोड़े उसमें ड्रॉप होता जाता है। जैसे ये पॉजिटिव है, मान लो ये +10 है तो +9 होगा, +8 होगा, ऐसे कम होता है। लेकिन हम इनके रेजिस्टेंस को निगलेक्ट कर देते हैं। जो रेजिस्टेंस हमारे अलग से लगे होते हैं तो उनको एक जगह पर दिखा दिया, R2 R 3 R, यानी कि लोड है ये, जैसे बल्ब लगा दिया या कोई और चीज लगा दी, ठीक है, या जो रेजिस्टेंस प्रैक्टिकल रूम में दिए रहते हैं तो लैब में उसको लगा दें आप। समझ गए होंगे बात। तो रेजिस्टेंस इनका नहीं ले, होता ड्रॉप कंटिन्यूअस है पूरे में। तो यही ड्रॉप जो V है वो समझ लें कि इसमें ड्रॉप आपका V/6, इसमें ड्रॉप V/3 और इसमें ड्रॉप V/2 आ जाएगा। हर रेजिस्टेंस का इधर वाला टर्मिनल पॉजिटिव होगा, इधर का नेगेटिव, कंपैरेटिवली टू अदर। तो इसका ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी हाई पोटेंशियल पर इधर होगा, ये लो होगा। इसका इधर वाला टर्मिनल ये हाई होगा, इधर वाला लो होगा, और इसके इक्वल होगा नेगेटिव टर्मिनल के, इसका पॉजिटिव टर्मिनल इसके इक्वल होगा। तो आप समझ गए होंगे सीरीज और पैरेलल में, और इनका अगर रेजिस्टेंस वगैरह में लेंथ, एरिया या कोई चीज का वेरिएशन दिया है, कम वेरिएशन है, तो डिफरेंशिएशन का यूज करें। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोग चेक करें। यहाँ पर ये एक कैपेसिटर लगा हुआ है और ये बैटरी लगी हुई है। ये कैपेसिटर डीसी सर्किट में हो गया है, ठीक। कैपेसिटर की जो कैपेसिटी है 3 माइक्रोफैराड है, ये 3 ओम के रेजिस्टेंस है, 15 वोल्ट की बैटरी है। हमें ए और बी के अक्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट करना है। ऐसे में क्या करें, ये कैपेसिटर जो है जब डीसी में हो और स्टेडी स्टेट हो, या क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा हो, या आफ्टर लॉन्ग टाइम लिख दें, ऐसी कंडीशन में आप कैपेसिटर को ओपन कर दें, यहाँ से ब्रेक कर दिया करें, कैपेसिटर को हटाकर सर्किट को ब्रेक कर दें। अब यहाँ पर आप इसको सॉल्व कर लें। ये 3 और 3 दोनों सीरीज में हो गए, ये इसके साथ पैरेलल में आ गया, तो 6 और 3 ये मिलकर आपका जो है वो 2 ओम हो जाएगा। 3 ओम ये वाला रेजिस्टेंस है, नेट रेजिस्टेंस 5 ओम हो गया। 15 वोल्ट की बैटरी है, तो 15 में 5 को आप डिवाइड करें, 3 एम्पियर की मेन करंट यहाँ से जाएगी। अब I1 और I2 का कैलकुलेशन कर लें ब्रांच करंट का। तो I1 का जो कैलकुलेशन करेंगे उसमें ध्यान दें, नेट करंट आपकी 3 है, उसमें टोटल रेजिस्टेंस यानी कि 3 + 3 6 और 6 + 3 9, उसको डिवाइड कर दिया करें। जिस ब्रांच में करंट निकालनी है उसके दूसरी वाली ब्रांच का जो रेजिस्टेंस है यानी 3 ओम, इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो इसमें 1 एम्पियर की करंट आएगी, और जो 3 एम्पियर की करंट जा रही है उसमें 1 माइनस कर दें तो 2 एम्पियर इसमें हो गई। फिर इसमें यहाँ पर 3 एम्पियर हो गई। अब हमें जब वोल्टेज ऐसे ब्रेक करके निकालना हो या सर्किट में दूर दूर पॉइंट हो, तो बीच में कुछ पॉइंट एज्यूम कर लिया करें कंटिन्यूटी में। ये पॉइंट हमने C एज्यूम कर लिया। अब VA माइनस VB हमें निकालना है। हम इसको लिख सकते हैं कि VA माइनस VC प्लस VC माइनस VB, ठीक। अब VA माइनस VC कितना होगा, इसमें करंट 1 एम्पियर है, रेजिस्टेंस 3 ओम है, तो 3 × 1 हो गया। ये प्लस यहाँ पर लगा दें, इसमें करंट 3 एम्पियर है तो 3 × 3 हो गया, ये मिलकर 12 वोल्ट हो गया। तो VA माइनस VB आपका 12 वोल्ट आ गया, ठीक। इसी तरह से ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान रखना। यहाँ पर जो है ये बैटरी लगी है, इसका वोल्टेज गिवन नहीं है। वोल्टेज आप इसका वैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बाद में। इसमें 2 एम्पियर की करंट जा रही है, ये 6 ओम का रेजिस्टेंस है, ये R1 R2 रेजिस्टेंस अननोन है। इसमें करंट 0.8 एम्पियर है, इसमें 0.4 एम्पियर है, इसमें करंट गिवन नहीं है। ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है। इसमें नेट रेजिस्टेंस निकालना है सर्किट का, और वोल्टेज भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं बैटरी का। देखिए सबसे पहले यहाँ से ध्यान दें, यहाँ पर 2 एम्पियर की करंट जा रही है, उसमें से 0.8 और 0.4 इसमें चली गई, तो 0.8 और 0.4 को प्लस करके इसमें से माइनस कर दें, यानी 2 में से 0.8 0.4 माइनस करें तो 0.8 की करंट जो है वो इसमें आ गई, ठीक। अब यहाँ पर ध्यान दें, इसमें 0.8 एम्पियर की जो करंट है, इसमें वोल्टेज आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस आपको गिवन है। तो 10 ओम का रेजिस्टेंस 0.8 में मल्टीप्लाई करें तो 8 वोल्ट यहाँ पर आ गया। अब ये वोल्टेज दोनों के बराबर होगा, इक्वल होगा, क्योंकि तीनों आपस में पैरेलल हैं। अब इस ब्रांच में आपको वोल्टेज मिल गया, आपको इसमें करंट मालूम है, इसमें भी वोल्टेज मिल गया, करंट मालूम है, तो R = V/I लगा दे, तो 10 ओम का रेजिस्टेंस इसमें आ गया, 20 ओम का रेजिस्टेंस इसमें आ गया। अब ये तीनों आपस में पैरेलल है, तो इनका नेट रेजिस्टेंस ये 4 ओम आ गया, और अगर इसको प्लस कर दें तो पूरे सर्किट का नेट रेजिस्टेंस 10 ओम होगा। अगर यहाँ पर पूछा जाए कि इसका वोल्टेज कितना है, तो ये 2 एम्पियर की करंट बैटरी से निकल रही है सेल से, और नेट रेजिस्टेंस सर्किट का 10 ओम है, तो 10 में 2 मल्टीप्लाई कर दें तो 20 वोल्ट की जो है वो बैटरी होगी। अगर आपसे V पूछा जाए तो V = IR लगाकर 20 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह से ये क्वेश्चन देखिए, ये ऑब्जेक्टिव के लिए भी क्वेश्चन काम का है। इसमें 2 सेल लगी है,
दोनों के जो ईएमएफ है वो ई है, लेकिन इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 है, इसलिए अनइक्वल बैटरी मानी जाएंगी। यहाँ एक लोड रेजिस्टेंस R लगा दिया है, इसमें लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू पूछी गई है, फाइंड द वैल्यू ऑफ R सो दैट पोटेंशियल डिफरेंस फर्स्ट सेल में जीरो, फर्स्ट में हो या सेकंड में हो दोनों में ही निकल आएगा। फर्स्ट सेल में हमने लिया है कि जो पोटेंशियल है वो जीरो हो। तो पहले ब्रांच करंट निकालिए, टोटल कितनी होगी सर्किट में मेन करंट, तो ई और ई दोनों बैटरी सीधी लगी हुई है, नेट वोल्टेज 2E हो गया, नेट रेजिस्टेंस R प्लस R1 प्लस R2 हो गया। अब इसमें से आप इसका टर्मिनल पोटेंशियल का फार्मूला लगाएं, सेल डिस्चार्ज हो रही है इसलिए V इक्वल टू E माइनस आई R1 लगाए, और ये पोटेंशियल डिफरेंस क्वेश्चन में गिवन है कि जीरो है तो इसको जीरो कर दें, तो E इक्वल टू आई R1 हो गया। ये वाले I की वैल्यू को इसमें यहाँ पुटअप कर दें। अब E से E को कैंसिल करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो 2R1 इज इक्वल टू R प्लस R1 प्लस R2 आ गया। इस आप R को जो है इनको राइट लेफ्ट में ले आए, तो कैपिटल R इज इक्वल टू R1 माइनस R2 आ गया। तो इस तरह से जो है वो लोड रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 माइनस R2 के इक्वल होगी।